गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू जी, उनको काफ़ी यहाँ पर सुनाया गया है। थोड़ा समझिए इस मुद्दे को। दरअसल में पिछले कुछ टाइम से ना, जो तिरुपति के लड्डूज हैं, उनके रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज़ हमारे सामने आ रही हैं। काफ़ी सारी न्यूज़ में ऐसा बोला गया कि एनिमल फैट यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है लड्डूज बनाने के अंदर, राइट। पर अगर हम एक्चुअल में इसको नोटिस करें, थोड़ा और डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करें, तो अभी हमारे पास कोई भी इसके रिगार्डिंग प्रूफ नहीं है। अब एक्चुअल में इसकी थोड़ी हिस्ट्री में अगर आप जाओगे ना, तो ऐसा नोटिस करने को मिलेगा कि जो इसके रिगार्डिंग एफआईआर साइन हुई थी, मतलब एफआईआर फाइल हुई थी, वो 25 सितंबर को हुई थी। 26 सितंबर से एसआईटी ने इसके ऊपर जांच करनी स्टार्ट करी। पर इससे एक हफ्ता पहले ही बिना किसी प्रूफ के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने 18 सितंबर को ये बोल दिया कि इसके अंदर, लड्डू के अंदर यहाँ पर एनिमल फैट है। कोई प्रूफ नहीं, कोई यहाँ पर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बिना उसके, बिना किसी चीज को चेक किए हुए उन्होंने मीडिया के सामने जाके ये बोल दिया कि पिछली सरकार के समय ऐसी चीजें देखो हुआ करती थी। तो यहाँ पर एक ऐसी चीज जो आस्था के ऊपर डिपेंडेंट है, भगवान वाली चीज, उसको साथ यहाँ पे इन्होंने पॉलिटिक्स मर्ज कर दी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है। तो देखो, आज के समय के ऊपर ना हमारे पास कोई भी इसका प्रूफ नहीं है कि एनिमल फैट यहाँ पे यूज हो रहा है। मेरी इनफैक्ट ना कुछ मेरे फ्रेंड्स के साथ भी बात हो रही थी, वो भी रिसेंटली त्रिप्त जाके आए थे कुछ महीने पहले। तो वो भी सोच रहे थे कि यार हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। पर एक्चुअल में यहाँ पे नोटिस करोगे, इसका कोई प्रूफ ही नहीं है आज के समय। जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी एज ऑन डेट जो इन्वेस्टिगेशन प्राइमा फेसाई हुई है, उसके अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसके अंदर आगे जाके कोई ऐसा प्रूफ आए तो एक अलग बात है। पर एज ऑन डेट यहाँ पर कोई इसका प्रूफ नहीं है कि यहाँ पर इसके रिगार्डिंग इसमें जो इस्तेमाल किया गया वहां पे एनिमल फैट था। यहाँ पर इनफैक्ट ना, अगर हम बात करें, तिरुमला तिरुपति जो वहां का देवस्थानम है, ठीक है, वहां पर के जो सीईओ हैं, उन्होंने ये बात कंफर्म कर दिया कि 100% हम इसमें श्योर हैं कि कोई भी कंटेमिनेटेड घी का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया था। हाँ, कुछ ऐसी कंप्लेंट्स जरूर आई हैं जो कहते थे लोग कि लड्डू का टेस्ट अच्छा नहीं है, लड्डू का टेस्ट ठीक नहीं है। बट दैट डज नॉट मीन कि लड्डू का टेस्ट होना कि उसमें एनिमल फैट है। हो सकता है कि लड्डू का टेस्ट उनको वैसे अच्छा ना लग रहा हो, ठीक है ना। तो अभी के समय, आज के दिन के ऊपर हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आंध्र प्रदेश के सीएम को ये बोला हुआ है कि बिना किसी प्रूफ के आप ऐसी बातें मत कहिए। इससे लोगों की जो आस्था है उसके ऊपर एक चोट पहुंचती है, और भगवान को आप पॉलिटिक्स से दूर ही रखिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको मुद्दा पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। कोर सेक्टर वाला मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डेट है आज की 1 अक्टूबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, एक नया महीना स्टार्ट हो रहा है एंड अगर आप नोटिस करो तो इस साल को कंप्लीट करने में, मतलब बेसिकली अब बस 3 महीने ही बचे हुए हैं। तो डेफिनेटली हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि नेक्स्ट जो 3 मंथ्स हैं, इनको हम मैक्सिमम प्रोडक्टिव बनाएं, ताकि आने वाले सालों के लिए हमारी जो प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छे से चलती रहे। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कोर सेक्टर्स आउटपुट टैंक्स फॉर फर्स्ट टाइम इन 42 मंथ्स। देखो, यहां पर आप नोटिस कर पाओगे अगस्त 2024 का ना कोर सेक्टर आउटपुट का डेटा हमारे सामने है, और ये नेगेटिव में जाता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बेसिकली कोर सेक्टर आउटपुट हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। देखो, थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखो, आप लोगों को आईआईपी के बारे में पता होगा। आईआईपी स्टैंड्स फॉर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये एक ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो बात करता है कंट्री के मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की। तो जो भी आपके इंडस्ट्रियल आउटपुट में वेरिएशन आएगा, वो हमें यहाँ पर आईआईपी के थ्रू यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। अब आप लोग एनएसओ के बारे में जानते होंगे, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में, जो कि आपका मोस्टली मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर। उसके द्वारा यहाँ पर आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को पब्लिश किया जाता है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे आपका माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके ब्रॉड सेक्टर हो गए। और यूज बेस्ड सेक्टर जैसे आपका बेसिक गुड, कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड, उस हिसाब से भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया जाता है। अब देखो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसमें हो जाती हैं, पर एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, आईआईपी के अंतर्गत 8 ऐसे सेक्टर्स हमने देखे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं कोर सेक्टर। कोर सेक्टर क्या हो गया, जो मेजर या जो की इंडस्ट्रीज होती है ना, उन्हीं को हम कोर सेक्टर बोलते हैं। और इस तरह से हमने टोटल 8 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये है आपके इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। ये 8 सेक्टर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि इन्हीं 8 सेक्टर्स का
40% वेटेज है इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। फर्क समझना है आपको, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओवरऑल इंडस्ट्रीज की बात करता है और उनमें से जो 8 कोर सेक्टर्स हैं वो यहां पर हम देखने को मिल जाते हैं। आईआईपी को पब्लिश करने वाला तो एनएसओ था, बट अगर मैं बात करूं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज की, तो ध्यान में ये रखना है ये पब्लिश किया जाता है बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि आता है आपके डीपीआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फर्क आपको दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको इनका वेटेज भी बताना चाहिए। ये 8 कोर सेक्टर मैंने आपको बता तो दिए, पर इनमें भी अगर आप नोटिस करोगे ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन। दूसरे नंबर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, तीसरे के ऊपर स्टील, चौथे पे कोल, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर सीमेंट, फिर आपका फर्टिलाइजर्स। तो ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। मैक्सिमम वेटेज आपका पेट्रोलियम का देखने को मिल जाता है। ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, कौन किसको पब्लिश करता है, ये सारा डेटा आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें अगस्त 2024 की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि 1.8% का यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिला, जो कि पहला कॉन्ट्रैक्शन है आपको 3.5 साल के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी आप इनका अगर डेटा देखना चाहते हो तो देख सकते हो, कोल सेक्टर आपका 8.1% से डिक्लाइन हुआ, आपका इलेक्ट्रिसिटी 5% से डिक्लाइन हुआ। इस तरह से आप ये सारा डेटा यहाँ पे देख सकते हो। पर इसका एक जो मेजर रीजन उसके पीछे देखने को मिला ना, वो आपका है बेस इफेक्ट का ही। एक्चुअल में बेस इफेक्ट का मीनिंग मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है। बेस इफेक्ट का मीनिंग यही होता है कि आप किस चीज के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट आपके नेक्स्ट डेटा के ऊपर आता ही आता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है कि अगर मान लो आप कुछ एग्जाम देते हो और उन एग्जाम में स्कोर आता है आपका 105, 110, फिर 55 स्कोर आता है और एक में आता है 70। अगर आप ओवरऑल नोटिस करोगे ना, तो आप बोलोगे सर मैंने फोर्थ एग्जाम में काफी खराब स्कोर किया। पर अगर आप कंपैरिजन करोगे थर्ड एंड फोर्थ के बीच में, तो आपको लगेगा यार 55 से मैंने तो सीधा 70 नंबर पे पहुंच गया, मेरा तो बहुत ही बढ़िया इंक्रीज हुआ। तो उस हिसाब से तो आप सोचोगे कि यार मैंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पर अगर आप टोटल अगर आप देखोगे ना, तो एक्चुअल में आपके तो स्कोर 100 से ऊपर आ रहे थे, यहाँ पर तो आपने काफी खराब स्कोर परफॉर्म किया है ना। तो बेस इफेक्ट भी यहाँ पे ना जो नेगेटिव हमें दिखा रहा है, वो इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि पिछले साल, आज से एक साल पहले अगस्त 2023 के अंदर हमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। उस समय मतलब वो नंबर्स काफी हाई आए थे, तो उसके साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो इस वजह से नंबर थोड़ा कम देखने को मिलेगा। बाकी थोड़ा सा हमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अगर हम वो इंप्रूवमेंट कर देंगे तो यहाँ पर कोर सेक्टर में और हमें इंक्रीज आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप आपको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट करना है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर जाकर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारे और इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ और शेयर करना हो, मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज साइबर स्लेवरी रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब आप पूछेंगे ये मुद्दा क्या है, साइबर स्लेवरी क्या है? स्लेवरी का मतलब तो जानते हो, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूँ ना साइबर स्लेवरी की, ये दरअसल में ना एक ऐसी सिचुएशन है, जैसे मान लो एक कोई इंडिविजुअल था, ठीक है, इसको ना बोला गया कि भाई तेरे लिए ना बहुत बढ़िया नौकरी हम देंगे, तुम हमारी कंट्री में आ जाओ। और अगर मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे कंट्रीज की, तो यहाँ पर मेजरली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होती हैं। जैसे अगर आप नोटिस कर पाओगे, जैसे आपका थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, इन कंट्री से ना इस बंदे को ऑफर आता है कि आपके लिए ना एक बहुत बढ़िया सी नौकरी है, आप इस कंट्री में आ जाओ एंड हम आपको बढ़िया सी नौकरी देंगे। फिर ये बंदा यहाँ पे चला भी जाता है इन कंट्रीज के अंदर। अब पिछले कई सालों में ऐसा नोटिस किया गया कि लगभग ना 73,000 लोग इन कंट्रीज में गए पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर। और ऐसा पाया गया कि इन 73,000 लोगों में से लगभग 25,000 लोग ऐसे हैं जो वापस ही नहीं लौटे। अब आप पूछेंगे वापस नहीं लौटे तो वो कर क्या रहे हैं वहां पे? दरअसल में होता क्या है ना, जब ये थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम गए, वहां पर कुछ लोगों ने क्या किया, जिन्होंने इनको बोला था कि हम तुम्हें बढ़िया सी नौकरी देंगे, उन्होंने इसका क्या रख लिया, इसका पासपोर्ट अपने पास रख लिया। और एक्चुअल में उसको कोई अच्छी नौकरी नहीं दी, बल्कि उनसे ना साइबर स्लेवरी करवाई। क्या मतलब? इनको बोला गया कि आपको पता क्या करना है, आपको लोगों को कॉल्स करनी है, आपको उनका फ्रॉड करने की कोशिश करनी है। आप लोगों को भी कई बार कॉल आते होंगे ना कि यार अपना ओटीपी शेयर कर दो, अपना ये शेयर कर दो, है ना, आपके अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ और तरह के साइबर फ्रॉड्स होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट स्कैम्स आपके साथ कई बार करवाए जाते हैं। कई बार कुछ आपको बोला जाता है कि अगर आपको इस महिला से डेट करना है तो उसके लिए हम हमें इतना पैसे भेजिए। तो इस तरह के डेटिंग स्कैम्स होते हैं, कुछ और डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये इस बंदे से कर रहे हैं। है ये बंदा भारतीय ही,
ये इन कंट्रीज में गया था अच्छी नौकरी मिलने की होप में, पर वहां पर उससे कराया क्या जा रहा है, उससे साइबर फ्रॉड्स यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। इसी चीज को बोला गया है साइबर स्लेवरी। ऐसे 25,000 इंडिया के लोग हैं जो इन कंट्रीज के अंदर आज के समय फंसे हुए हैं, जिनको फोर्स्ड लेबर या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, मतलब ये बेसिकली और लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं बाकी चीजों के लिए। आप नोटिस करोगे ये डिफरेंट डिफरेंट कुछ स्टेट्स का डेटा है हमारे सामने है। जैसे पंजाब से अगर आप नोटिस करोगे तो नंबर 3,500 से भी ऊपर है। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं वापस ही नहीं आए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। हरियाणा से भी 2,000 के आसपास लोग हैं, दिल्ली से भी 2,000 के आसपास, यूपी से 3,000 लोग हैं, तमिलनाडु से 3,000 के आसपास लोग हैं। तो ये पूरा डेटा आपके सामने है। तो ये अलग अलग टाइप्स हो सकती है। यहाँ पे फोर्स लेबर करवाया जाता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक ऑनलाइन स्कैम्स मेजरली करवाए जाते हैं, या फिर कंटेंट क्रिएशन कराया जाता है, कुछ ऑनलाइन एक्सप्लॉइटेशन हो गया, या फिर वर्चुअल कैपेसिटी, बेसिकली उनको कैप्टिव रखा जाता है थ्रू डिजिटल मीन्स, ठीक है, उनके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल एसेट्स हो गया, इनको थ्रेटन किया जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें आज के समय देखने को मिलती हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये जो रिपोर्ट आई ना, साइबर स्लेवरी रिपोर्ट, उसमें ये भी देखा गया है कि लगभग 800 करोड़ रुपया भारत के लोगों का वेस्ट हो गया या फिर फ्रॉड्स के अंदर, या फिर 800 करोड़ रुपए का यहाँ पे भारत के लोगों का फ्रॉड हुआ है बिकॉज ऑफ दीज साइबर स्लेवरी, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर इनके साथ यहाँ पे करवाई जाती है। तो कौन ये रिपोर्ट निकालता है, पहली बात तो वो पता होना चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम आपको साइबर स्लेवरी का आखिर मीनिंग क्या है, क्यों ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इतना ज्यादा हो रहा है, ये सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज क्रिएट इन इंडिया चैलेंज। देखो आप लोगों ने मेक इन इंडिया सुना है, बिल्कुल। मेक इन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो मेक इन इंडिया का पर्पस बहुत ही सिंपल है। भारत में अगर कोई चीज का प्रोडक्शन होगा, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो काफी अच्छी गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, उससे टेक्नोलॉजी भी अच्छी होगी, लोगों को रोजगार अच्छा मिलेगा। तो यही बात थी। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ना क्रिएट इन इंडिया चैलेंज लेकर आए हैं। अब देखो आज के समय के ऊपर हम बात करते हैं क्रिएटर इकोनॉमी की। आजकल के समय के ऊपर कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी लोग, लेट्स से आपका म्यूजिक के अंदर किसी का स्किल अच्छा है, किसी का एजुकेशन के अंदर स्किल अच्छा है, किसी का किसी और चीज़ के अंदर स्किल अच्छा है, तो इस तरह के जो स्किल वाले लोग हैं ना, गेमिंग हो गया, बाकी और चीज़ों के अंदर, हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर एक वेबसाइट है वेव्स, ठीक है, वेव्स एक वेबसाइट भी है, प्लस एट द सेम टाइम एक समिट भी है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। हम चाहेंगे कि लोग यहाँ पर जो भी इन्वॉल्व हैं, जो भी स्किल्स जिनके पास हैं, वो यहाँ पर आएँ, अपना जो भी स्किल्स है उसको डिस्प्ले करें, एंड उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके माध्यम से ना ये जो क्रिएटर इकोनॉमी है उसको हम बूस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, इन अ सिमिलर मैनर जैसा कि हमने मैन्युफैक्चरर इकोनॉमी को यहाँ पे हमने एक बूस्ट दिया था बाय मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया की तर्ज के ऊपर ही प्रधानमंत्री जी ने ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज यहाँ पे रखा है, जिसके माध्यम से लोगों को इनकरेज किया जा रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, और ऐसा उन्होंने मन की बात के अंदर ये बात बोली। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है, वही इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी। टोटल 25 कंपटीशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे एनिमेशन, फिल्म मेकिंग, गेमिंग, म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स, इस तरह से। यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें तो इससे आपकी क्रिएटर इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। इसके साथ ही साथ जो क्रिएटिव एक्सीलेंस है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आपका ना यहाँ पे साथ ही साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, आईपीआर, उसको भी फॉस्टर करेंगे, क्योंकि ये जो भी कंटेंट क्रिएट होगा ना, ये एंटी पायरेसी होगा, राइट। बाकी इंडियन कल्चर को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ जो लोकल डिजाइन है, लोकल क्रिएटिविटी है, उसको एक बूस्ट मिलेगा। क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज और बेहतर होंगी, एंड कहीं ना कहीं ग्लोबली भी हम बात करें ना, तो ग्लोबली हम और भी ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो पाएंगे। तो जो वेव्स 2024 है वो यहाँ पर इन सभी प्लेटफॉर्म, इन लीडर्स को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, ताकि जो भी ये क्रिएटर इकोनॉमी है उसको हम आने वाले फ्यूचर के अंदर और कैसे बेहतर यहाँ पे कर सकते हैं। तो मोदी जी का जो आइडिया है मेक इन इंडिया का भी, और उसके साथ साथ डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, ये वाले के साथ भी काफी हद तक अलाइन करता ही है। तो हम सिर्फ गुड्स के अंदर नहीं, अब बाकी चीजों के अंदर भी हम चाहेंगे कि मेक इन इंडिया हो। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर एंड नमस्ते प्रोग्राम। पहले ना आपको नमस्ते प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैं बात करता हूँ ना नमस्ते स्कीम की, इट स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। इसको दरअसल में 2022 में लॉन्च किया गया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि सारा पैसा यहाँ पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। देखो एक्चुअल में ना आप लोगों ने इस तरह से आपने सेप्टिक टैंक्स देखे होंगे, आपने पॉट होल्स इस तरह से देखे होंगे। अब उनको क्लीन करने के लिए ना कई बार इंसानों को अंदर उतरना पड़ता है, और आप इसको सोच पाओगे कि इमेजिन ही कर सकते हो आप इस चीज को कि कितना ये खराब चीज होगी।
अंदर कई बार बहुत सारी जहरीली गैसेस होती हैं, उसको साफ करना कई बार लोगों की हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इससे आ जाता था। तो हमने बोला कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कि इनकी जो डेथ्स हमें रोकनी होंगी हमारे सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स की। एंड ये जो सारा का सारा प्रोसेस होगा ना, इसको हम मैकेनाइज्ड ढंग से करें। इसके लिए यहाँ पर हमने ये स्कीम लेकर आई, नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम के अंतर्गत आप नोटिस कर पाओगे, इसने जो पहले जो स्कीम हुआ करती थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो 2007 में स्टार्ट हुई थी, उसकी जगह के ऊपर नमस्ते स्कीम आती है। अब हमारी कोशिश ये है कि हमारी जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, लगभग 4,800 से ज़्यादा जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं देश भर के अंदर, उनके अंदर 3 साल 2025-26 तक हम इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करें। तो इसके माध्यम से पहली बात तो आपके SSWs की यहाँ पे प्रोफाइलिंग होगी, उनका डेटा यहाँ पे ऑब्टेन किया जाएगा, ताकि प्रॉपर उनके रिगार्डिंग स्टेप्स यहाँ पे ले पाएँ। उनको यहाँ पे सेफ्टी किट्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करी जाएँगी। PPE किट्स जो होती हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स, वो यहाँ पे उनको दी जाएगी। इसके साथ ही साथ हज़ार्डस क्लीनिंग ऑपरेशंस के लिए उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके माध्यम से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो सारे के सारे आपके SSW वर्कर्स को इस पर्टिकुलर स्कीम का यहाँ पे बेनिफिट होगा। आप नोटिस करोगे, देखो डेफिनेटली हमने इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को तो कवर किया ही किया है, रादर आई शुड से 11 करोड़ फैमिलीज को तो कवर किया ही है। एंड थोड़े टाइम पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, उनको भी यहाँ पे कवरेज प्रोवाइड किया गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। पर अगर हम बात करते हैं SSWs की, तो डेफिनेटली उन सबको भी यहाँ पर आपके इस पर्टिकुलर योजना का लाभ मिलेगा। आप नोटिस करोगे, अगर मान लो कोई ऑलरेडी पहले से फैमिली कवर्ड नहीं थी इस स्कीम के अंतर्गत, तो जो पैसा होगा, जो प्रीमियम पे करना होगा, वो सारा का सारा नमस्ते प्रोग्राम के माध्यम से उसको प्रीमियम पे किया जाएगा। इसके अलावा मैकेनाइजेशन करना मैंने तो आपको बता ही दिया। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे फंडिंग सपोर्ट हो गया, कैपिटल सब्सिडी मिलेगी मैनुअल स्कैवेंजर्स को, ठीक है ना, और अलग अलग कामों के लिए। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट जो और चीज़ें थी, वो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, दोनों के प्रोग्राम्स को यहाँ पे कन्वर्जेंस किया जाता है, और जो सेफ्टी है वो दोनों की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये सब बातें थी जो हमें नमस्ते स्कीम के बारे में यहाँ पर जाननी चाहिए थी। ठीक है, तो ये जो नमस्ते प्रोग्राम है, इसके माध्यम से जो मैं बात कर रहा था ना प्रोफाइलिंग की, तो सरकार ने यहाँ पर प्रोफाइलिंग स्टार्ट कर दी है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यहाँ पर आज के समय आपके जो SSWs हैं, इनकी यहाँ पे प्रोफाइलिंग यहाँ पे कर रहा है। इनफैक्ट हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, जैसे आप लोगों ने ना ये बंदी कूट के बारे में सुना होगा, राइट? बहुत यहाँ पॉपुलर रहता है। एक्चुअल में यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पर ना नीचे एक सीवर टैंक है, तो यहाँ पर एक इंसान नहीं जा रहा। अब इसी पर्टिकुलर मशीन के माध्यम से हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक रोबोटिक मशीन है, जिसके माध्यम से सीवर मैन होल्स को हम यहाँ पे क्लीन करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस चीज़ के कि कैसे हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, तो हमारे पास PMSRA है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट, राइट? अगर कोई इस पर्टिकुलर एक्ट को यहाँ पे फॉलो नहीं करता, तो उस केस में उस वहाँ पर 2 साल की इम्प्रिजनमेंट हो गया, 1 लाख का फाइन हो गया, या दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे इको फ्रेंडली टॉयलेट्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं देश भर के अंदर, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तो डेफिनेटली करे ही करेंगे। उसके अलावा तमिलनाडु के अंदर अगर हम बात करें, तो तमिलनाडु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा नमा टॉयलेट्स के मॉडल्स यहाँ पे अडॉप्ट किए गए हैं, ताकि इंश्योर ये किया जा पाए कि आसानी से ना कहीं पर भी हम टॉयलेट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर पाएँ। तो ये सब एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से नमस्ते प्रोग्राम वर्क कर रहा है, प्लस एट द सेम टाइम कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस माध्यम से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर SSWs की लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। अगला टॉपिक दोस्तों है हरिकेन हेलेन के बारे में। एक्चुअल में अगर हम बात करें, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, पर आप लोग जानते होंगे कि हरिकेन्स वाला जो रीजन होता है, उसी तरह से टाइफून्स हो गया, उसी तरह से साइक्लोन्स। तो भारत में जिस चीज़ को साइक्लोन होना जाता है, उसी चीज़ को अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आपका अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक की बात करें, तो यहाँ पर उनको हरिकेन्स के नाम से, टाइफून्स नाम बोला जाता है आपका नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में। साइक्लोन वाला जो रीजन है, वो इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक देखने को मिल जाता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया के आसपास इसको विली विली के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हरिकेन हेलेन की, तो आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारा जो एरिया होगा ना, वो अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक हो सकता है। तो दरअसल में ये कैटेगरी 4 स्टॉर्म है, जिसने यहाँ पर साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवेस्टेशन कॉज करी है। तो हरिकेन्स एक तरह के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही हैं, जो कि वार्म मॉइस्ट एयर को इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल एंड फॉर्म करते हैं ओवर द
वार्म ओशन वाटर नियर द इक्वेटर। आई वाला हिस्सा आपका साइक्लोन का होता है, जो कि अपने आप में काम एरिया होता है। इसके अलावा जो बीच वाला एरिया ना वो आई एरिया हो गया। यहाँ पर ना बिल्कुल शांति रहती है। इसके आसपास आई वॉल आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको पूरी की पूरी एक्टिविटी अकर होती हुई देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आई से अगर आप और बाहर जाओगे तो वहाँ पर आपको रेन बैंड्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो देखो बाकी इसके अलावा और तो कुछ नहीं पढ़ना है इसके रिगार्डिंग। आपको जो साइक्लोन हम पढ़ते हैं ना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के रिगार्डिंग क्या क्या फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। बाकी ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बीच का अंतर हो गया। अगर आपको इन चीज़ों के रिगार्डिंग कंप्लीट क्लैरिटी है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आए इसके रिगार्डिंग वो आप टैकल कर ले जाओगे। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के बारे में। देखो कैबिनेट ने बोला है कि ये जो पर्टिकुलर आपके सामने स्कीम है ना, इसको हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंदर जो पैसा आता है वो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे पार्शली उसको फंड करती हैं। अब आप इसको नोटिस कर पाओगे ना, हमारा ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, इस स्कीम के कुछ कंपोनेंट्स हैं। एक तो आपके जो भी आपके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, बेसिकली आपके जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज है ना, उनको यहाँ पे सपोर्ट मिलती है। ठीक है, जो भी पैसा वगैरह चाहिए होता है। प्लस आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज के भी अगर मान लो वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना हो, तो वो भी यहाँ पे IDWH के माध्यम से ही किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्पीशीज हैबिटेट्स को कंजर्व करना, उनको रिकवरी करना, वो भी यहाँ पे इसी का ही काम देखने को मिल जाता है। एक्चुअल में ना IDWH के अंतर्गत बहुत सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में सुना होगा। 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, ताकि हम अपने यहाँ टाइगर पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, टोटल अगर हम बात करें 18 टाइगर रेंज स्टेट्स वो यहाँ पे इसके अंतर्गत कवर्ड हैं। बाकी अगर हम बात करें जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके माध्यम से प्रोजेक्ट चीता को भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये IDWH का ही पार्ट है। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट किया गया, वो भी इसी का ही पार्ट है। आपके वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डेवलप करना, प्रोजेक्ट डॉल्फिन हो गया, प्रोजेक्ट लॉइन हो गया, ये सारे आपके IDWH के अंतर्गत ही आते हैं। बाकी इसी स्कीम के अंतर्गत ना हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन भी किए हैं। आप लोगों ने एम स्ट्राइप्स के बारे में सुना होगा, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसके माध्यम से ना टाइगर्स के रिगार्डिंग जो भी डेटा कलेक्ट करना होता है वो हम यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा कैमरा ट्रैप्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना हो गया स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। आपके कंजर्वेशन जेनेटिक्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं टाइगर कंजर्वेशन के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना टाइगर्स को ट्रांसलोकेट करने के लिए, वो भी यहाँ पर इसी के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी प्रोजेक्ट चीता मैंने आपके साथ डिस्कस किया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन हो गया, प्रोजेक्ट लॉइन हो गया, ये सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे सपोर्ट इसके द्वारा ही प्रोवाइड करी जाती है। इवन आपके जो टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, प्रोटेक्टेड एरियाज हो गया, उनको प्रोटेक्शन करना, आपके की स्टोन स्पीशीज जो डेफिनेटली आपके ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे टाइगर, एलिफेंट, चीता, स्नो लेपर्ड, लॉयंस हो गया, उनके ऊपर मेजरली ये फोकस करता है। ठीक है, और हमारा जो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है ना, उसके अंदर जो कम स्पीशीज जो जानी जाती हैं उनको आइडेंटिफाई करने में भी यहाँ पे ये चीज मदद करती है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो ये आपका जो प्रोग्राम है IDWH हो गया, ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे ना, ये सारे जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज थे, यहाँ पर कम से कम 50 लाख मैन डेज ऑफ डायरेक्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। प्लस एक एट द सेम टाइम इको टूरिज्म के माध्यम से बहुत सारी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। बाकी लोकल कम्युनिटी को भी अच्छे से एंगेज करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें यहाँ पे ये IDWH के देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये एक आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों चल लेते हैं अपने MCQs की तरफ। पहला आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू कि अजरबैजान को कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे बॉर्डर करती हैं। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा पॉलिटी का। ये UPSC का आई थिंक PYQ ही है, आसान क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछने लग गया UPSC। तो ध्यान से इसका आंसर करके मुझे कमेंट्स में इसका सही आंसर आप बता सकते हो। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था GST काउंसिल के बारे में। तो पहली बात आप नोटिस करो कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आंसर इज यस। अगर देखो, अगर हम बात करते हैं ना आर्टिकल 279A की, तो बिल्कुल उसके अंतर्गत आपको GST काउंसिल देखने को मिल जाएगी। और 101st अमेंडमेंट ही था जिसके माध्यम से GST लाए थे, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि GST काउंसिल रिकमेंड करता है GST रेट्स को फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। यस, दैट इज करेक्ट। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट सुना है ना, तो उसमें GST काउंसिल को यही बोला गया है कि एक अपने आप में रिकमेंडेटरी बॉडी है। इसकी जो रिकमेंडेशन होती हैं वो एडवाइजरी होती है, वो बाइंडिंग नहीं होती। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला भी ठीक था, दूसरा भी ठीक है। तीसरा कह रहा है कि GST काउंसिल के अंतर्गत कम से कम हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। एक्चुअली ये बात भी करेक्ट है, मीटिंग कंडक्ट करने के लिए हाफ ऑफ द मेंबर्स चाहिए होंगे। पर अगर हम बात करते हैं ना कि डिसीजन लिए कैसे जाते हैं,
तो डिसीजन लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी कितनी, यहाँ पे 3/4 मेजोरिटी यहाँ पे चाहिए होती है, राइट। और एक्चुअल में अगर हम बात करें वोटिंग पावर की, तो आप जानते होंगे सेंटर की जो वोटिंग पावर है वो 1/3 है, और आपकी स्टेट्स की पावर है यहाँ पे आपको 2/3 देखने को मिल जाएगी, और डिसीजन लिए जाते हैं 3/4 मेजोरिटी के साथ। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपको बिल्कुल ठीक देखने को मिल जाएंगे। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। देखो आफ्सपा अगर आप पढ़ते हो ना, जो कि आप इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ोगे भी, आफ्सपा का जो सेक्शन 3 आपको देखने को मिलता है, वहां पर बात की जाती है किस चीज की, डिस्टर्ब्ड एरियाज की, राइट। अब डिस्टर्ब एरिया कौन सा है कौन सा नहीं है, डेफिनेटली वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपका बता ही सकता है, प्लस एट द सेम टाइम आपके जो स्टेट का गवर्नर है वो यहाँ पे किसी को डिक्लेयर किया जा सकता है, उसको इम्पोज किया जा सकता है। बट इवन आप नोटिस करो आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर सकती है टू बी इन एरिया टू बी अ डिस्टर्ब्ड एरिया। तो ये जो बात कर रहे हो ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल भी नहीं है। एंड इनफैक्ट एक स्टेट को भी उसका पूरा हिस्सा या फिर एक छोटा सा हिस्सा भी उसको एज अ डिस्टर्ब एरिया यहाँ पे हम घोषित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी स्टेट को यहाँ पे डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाए, नहीं, उसका एक पार्ट, उसका एक हिस्सा भी डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सकता है। सेकंड कह रहा है कि अभी के समय मणिपुर, लद्दाख, नागालैंड, त्रिपुरा में है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में नागालैंड के अंदर है, आपके असम के कुछ रीजन्स के अंदर है, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, एंड जम्मू कश्मीर हो गया, इनके कुछ कुछ एरियाज के अंदर है। पर अगर मैं बात करूँ ना, तो त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, आपका मिजोरम हो गया, यहाँ से इसको हटा दिया गया है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी आपकी इनकरेक्ट देखने को मिल जाएगी। अब क्योंकि इसने यही पूछा था कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, ठीक है, ये देखो ना इनकरेक्ट पूछा हुआ था, तो दरअसल में इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। बात कर लेते हैं देखो दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स की। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था डस्ट लिक एक्सरसाइज के बारे में, तो एक्चुअली में डस्ट लिक एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में देखने को मिलती है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। इंडिया पनाका सिस्टम के बारे में स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, हमने देखा भी था कि कैसे यहाँ पर 12 रॉकेट से फायर कर सकता है। बाकी अगर मैं बात करूँ CDSCO की, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। फिनलैंड डेफिनेटली आपकी नॉर्डिक कंट्री है इन नॉर्दर्न यूरोप, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।